Hello and Namaskar. मैं हूं आदित्य जैन and I welcome you to this video series. I have been associated with UPSC for 5 years. I have also mentored students for UPSC and state PSCs as well. So I'll make sure इस वीडियो सीरीज से आपके मार्क्स मैक्सिमाइज हों. Here we'll cover Spectrum Publications Modern India by Rajay Vihar का लेटेस्ट एडिशन. इस बुक को थोरोली रीड करने के साथ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हाईलाइट किए जाएंगे और साथ ही यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज में आए हुए क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे so that you never miss the important part. There will be 50 to 55 lectures of 30 to 35 minutes each. अगर आपने ये सीरीज़ 3 से 4 बार देख ली तो ये बुक डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाएगी एंड आपका रिवीजन भी आसान हो जाएगा. तो अगर आपको रिवीजन के साथ साथ वैल्यू एडिशन भी करना है तो ये सीरीज़ पूरी देखें. आपको बस अपने पास ये बुक रखना है और सुन के जो मैं बताऊँ वो हाईलाइट करना है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू घटना सूत्र. सो वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट. अभी तक हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में पढ़ लिया था. अब हम पढ़ेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड आफ्टर. राइट, तो ये चैप्टर बस इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, समरी बस बचेगा. सो उसके बाद हम करेंगे नया चैप्टर शुरू. राइट, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. The provincial autonomy assured in by the Government of India Act 1935 gave further impetus to the development of the local self-government governing institution in India. Portfolio of finances being under the control of popular ministers, now the funds could be made available for the development of local bodies. Further, the demarcation of the taxation between the provinces and the local finance, which prevailed since the reform of 1919, was scrapped. ठीक है ना, devolution. New act was passed in the provinces, giving more authority to the local bodies. However, financial resources and the power of taxation of local institutions remained more or less at the same level as in the days of Ripon. Rather, after 1935, certain new restrictions were placed on the power of local bodies to levy or enhance terminal taxes on trades, callings, and professional and municipal property. The provincial government seemed to have ignored the liberal policy of granting wide power of taxation to local institutions as recommended by the Decentralization Commission of 1908. Basically ignore कर रहे थे ना, seem to have ignored. The Constitution of Free India directs the state government to organize village panchayat as effective organs of local self-government. Article 40. The 73rd and 74th Amendment, ये ठीक है ना, PRIs and municipalities के लिए 74 are aimed at plunging the loopholes in the structure of local self-governing institutions in rural and urban areas. ठीक है ना, यहाँ पे ये होता है चैप्टर पूरा कंप्लीट. जानता हूँ बहुत सारा लैंग्वेज था, लेकिन आपको वही क्योंकि रिपीटेटिव ही है मैक्सिमम चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं. फटाफट समरी पढ़ लेते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बिटवीन 1773 से 1858 तक की बात करी गई इस पूरे चैप्टर में. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, द एक्ट ऑफ 1786, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एंड एक्ट ऑफ बेटर गवर्नमेंट ऑफ 1858 की बात करी गई है. डेवलपमेंट आफ्टर 1858 टिल इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ है. इंडियन काउंसिल एक्ट बना है 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1882, सीएम ऑफ 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. ठीक है, ये इंडियन काउंसिल एक्ट और ये सब ठीक है हम पढ़ चुके हैं. साइमन कमीशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935. ठीक है, ये सारा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है. ओके, एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज, कॉर्नवालिस रोल, वेलेस्ली रोल, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट ऑफ 1861, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, कांग्रेस डिमांड एंड एटकिंसन कमेटी, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, ली कमीशन, एवेल्यूएशन ऑफ सिविल सर्विसेज अंडर ब्रिटिश रूल. बेसिकली इसको पढ़ने का कोई फायदा है नहीं इसको, क्योंकि हमने सारे चैप्टर में ही पढ़ा है. बड़ा चैप्टर है ऑफकोर्स, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट पढ़ने के लिए मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए. एवोल्यूशन ऑफ पुलिस सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया, बेसिकली ये सिंपल कीवर्ड्स लिखे हुए हैं, उसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो ऊपर लिखी हुई है. इंस्टीट्यूशन ऑफ अमील एंड फौजदार अबोलिश्ड इन 1770, बट इंस्टीट्यूशन ऑफ फौजदार रिस्टोर्ड बाय हेस्टिंग्स. ठीक है, फौजदार अबोलिशन, देखो अमील और फौजदार को कब अबोलिश किया, 1770 में, बट फौजदार रिस्टोर्ड बाय हेस्टिंग्स. फौजदार थानाज एस्टैब्लिश्ड इन 1775. लैंडमार्क्स in evolution of police system 1791 under Cornwallis, 1808 under Mayo, 1818 and 1828 to 35 under Bente. इंडियन पुलिस एक्ट बनाया गया ऑफ 1861 फॉलोइंग द रिकमेंडेशन ऑफ पुलिस कमीशन. ठीक है, फ्रेजर कमीशन था उसका नाम. फ्रेजर कमीशन आई 1902 से 3 तक. एंड द चेंजेस इन पुलिस बिकेम अ इंपीरियलिस्टिक एजेंसी एंड लूज टच विद द कॉमन मासेस.
ठीक है. अब मिलिट्री अंडर ब्रिटिश क्या हुई? द बैकबोन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर reorganization after 1857, the Indian branch of the army reduced in strength and used for expansion of British power. European branches of the army gets dominate. And देखिए यूरोपियन ब्रांच ऑफ द आर्मी ये पूरा इंपॉर्टेंट, इसका क्रक्स यही है. ठीक है ना. टू डोमिनेट, दो ब्रांचेस बनाई थी. एक इंडियन सब्जेक्ट रहेगी और एक ब्रिटिश आर्मी थी, एक इंडियन आर्मी थी बेसिकली, जो इंडियन आर्मी के अंदर ही काम कर रही थी, ब्रिटिश सेक्शन और इंडियन सेक्शन. एंड इंडियंस डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इंडियन ब्रांच ऑफ द आर्मी, रीऑर्गेनाइज्ड on the basis of divide and rule policy, attempt to isolate the soldiers from the rest of the population. Judiciary में क्या हुआ? Beginning of the common law system with the establishment of mayor's court in 1726, reform under Warren Hastings, reform under Cornwallis, separation of power, reform under the Bentinck later development, and evaluation of the judicial system established by the British. Changes in administration structure after 1857, new stage of colonialism including efforts to the alienation of the masses from the administration, policy directed towards consolidating British position to secure commercial interest against the political danger. Administration at different levels क्या क्या हुई? Central government changed through the Act of 1858-61, the provincial government evolution with the Act of 1861 and the various steps in 1817, 1877, 82. Central government, however, retains control over the provinces, decentralization of administration at local levels. Factors necessitating the establishment of the local bodies, important stages in evolution of local government. Mayo resolution आया 1878 का, Ripon resolution आया 1822 का, Royal Commission on Decentralization और आया 1908, resolution of 1915 and 1918 under Dierarchy and the 1935 Act and after. ठीक है भाई, यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है. इसमें की पॉइंट्स दिए थे समरी में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है कंप्लीट. हम तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 27, राइट. सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़ इन इंडिया. बेसिकली यहाँ पे जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सब डिस्कस करेंगे, जैसे डिवाइड एंड रूल रही, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स एजुकेटेड इंडियंस, बेसिकली यही सब है. जितनी सारी कन्फिस्केट करने के लिए इंडिया की ग्रोथ जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी यूज़ करी, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कर्टेल किया होगा, बेसिकली जो रेसिज्म किया, डिवाइड एंड रूल किया, हिंदू मुस्लिम किया, सारा रेवेन्यू पॉलिसीज, मतलब बेसिकली जो ड्रेन किया वेल्थ ऑफ कोर्स, सारी पॉलिसी जो भी जितनी भी रही हैं ब्रिटिशर्स की वो यहाँ डिस्कस करी जाएंगी टू कर्टेल द ग्रोथ ऑफ इंडिया बेसिकली, राइट. सो यहाँ से क्वेश्चंस ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पहले भी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे गए. बेसिकली ये सारी पॉलिसीज़ जो मैं आपको अगेन अगेन बता रहा हूँ, ये सारे जब ये पूरा यूनिट प्रीवियस चैप्टर्स पे बेस्ड है. जो सारा प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है जितना भी, उससे थोड़ा पॉइंट्स सब जो कंपाइल करके इस चैप्टर्स में बताया हुआ है, राइट. उस हिसाब से पढ़ेंगे, इसलिए हमने इस चैप्टर से रिलेटेड मैक्सिमम PYQs जो है वो हम कर चुके हैं, राइट. जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी डिटेल्स आएंगे वो हम कर चुके हैं, बट देन अगेन थोड़ा बहुत देखते रहेंगे, राइट. सो लेट्स कंटिन्यू. ठीक है. सर्वे ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया. वेट, लेट मी चेंज द पेन. Okay, survey of British policies in India. Administrative policies. Contrary to their pre-1857 intention of trying to modernize India on progressive lines, now the administration adopted blatantly reactionary policy on pretext that Indians were not fit for self-governance and needed British presence in their lives. तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी सबसे पहले लेके आए, डिटरमाइंड टू अवॉइड यूनाइटेड मास एक्शन, ये रीजन था. चैलेंजिंग देयर अथॉरिटी, द ब्रिटिश रूलर इन इंडिया डिसाइडेड टू प्रैक्टिस अ नेकेड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल by putting princes against states, people, region against region, province against province, caste against caste, and Hindu against Muslim. After an immediate spell of repression against Muslims following the 1857 revolt, the authorities decided after 1870 to use a middle and upper educated class. Middle and upper educated class, इनको use करेंगे among Muslims, against the rising tide of nationalism, using conflict over scarce resources in education, administrative jobs, and later political spoils, which were inherent in the very logic of colonial underdevelopment, as a tool to create a split along religious lines among educated Indians. ठीक है ना. तो ये सारा इतने सारे डिवाइड ये क्रिएट करवाना चाह रहे थे. ठीक है. प्रोविंस अगेंस्ट प्रोविंस, हिंदू अगेंस्ट मुस्लिम, कास्ट अगेंस्ट कास्ट. Hostilities towards educated Indians. The emerging middle class nationalist leader was analyzing the exploitative colonial character of the British rule and demanding Indian participation in the administration. At a time when the nationalist movement was born, Indian National Congress was founded in 1885. The British interpreted the move as a challenge to their authority and adopted a hostile attitude towards leadership. In fact, from then onwards, they opposed all those who stood for modern education. ठीक है ना. अब attitude towards zamindar.
In their pursuit of reactionary policy and hope to expand their social base, the British looked for alliance with the most reactionary of social groups, the princes, zamindars, etc. The British intended to use them as counterweight against nationalistic mindset intellectia. Now the zamindar and landlords were hailed as the natural and traditional leader of people. Lands of the most of the Awadh Talukdar confiscated prior to 1857 were restored to them. The interest and privileges of zamindar and landlords were protected in opposition to those of the peasants. The former in turn saw the British as a guarantor of their very existence and became their firm supporter. ठीक है, अपीजमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट बेसिकली. एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल रिफॉर्म्स के लिए क्या किया, सोशल रिफॉर्म्स की तरफ कैसा रिएक्शन था. हैविंग डिसाइडेड टू साइड विद द रिएक्शनरी एलिमेंट ऑफ द इंडियन सोसाइटी, द ब्रिटिश withdrew support to social reforms, which they felt had aroused the wrath of orthodox section against them. Also, by encouraging caste and communal consciousness, the British helped the reactionary forces basically. Underdeveloped social services, a disproportionately large expenditure on army and civil administration, and the cost of wars left little to be spent on social services like education, health. देखिए यहाँ पे लिखा है little to spend on social services like education, health, sanitation, physical infrastructure, etc. A legacy which still haunts this country. And whatever facilities were established catered to the elite section and urban areas. लेबर लेजिस्लेशन, लेबर्स के लिए क्या, एज इन अर्ली स्टेज, देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. एज एन अर्ली स्टेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज एंड प्लांटेशंस इन 19th century India were miserable. Working hours were long for women and children as well as for men, and wages were low. In overcrowded, poorly ventilated and poorly lighted working place, the safety measures were practically non-existent. Ironically, the first ever demand for regulation of the condition of the workers in factories in India came from the Lancashire textile capitalist lobby. Apprehending the emergence of competitive rival in the Indian textile industry under condition of cheap and unregulated labor, they demanded the appointment of the Commission for Investigation into Factory Conditions. The first commission was appointed in 1875, although the first Factory Act was not passed before 1881. तो पहली कमीशन कब आई थी 1875 में, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट कब आया था 1881 में. ठीक है ना. इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 dealt primarily with the problem of child labor between 7 and 12 years of age. चाइल्ड लेबर यानी कि 7 से 12 ईयर ऑफ एज में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनका. Its significant provisions were employment of children under 7 age was prohibited, working hours restricted to 9 hours per day for children to get 4 holidays in a month, hazardous machinery to be properly fenced off, right. The Indian Factory Act of 1891 आया, फिर उसके बाद increasing the minimum age from 7 to 9 and the maximum from 12 to 14 years for children, reduced maximum working hours for children to 7 hours a day, fixed the maximum working hours of women at 11 hours per day, with an 1.5 hour interval. Working hours for men were left unregulated and provided weekly holiday for all. But these laws did not apply to British-owned tea and coffee plantation, where the laborers were exploited ruthlessly and treated like slaves. The government helped these planters by passing laws such as those which made it virtually impossible for the laborers to refuse to work once a contract was entered into. A breach of contract was a criminal offence. देखिए, breach of contract was a criminal offence, with a planter having a right to get defaulting labor arrested. ठीक है ना. ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछ चुके हैं इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881 पे. ठीक है ना. 2007 में तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि चाइल्ड लेबर वगैरह का प्रॉब्लम था, ये वाले फैक्ट्स. ठीक है ना. ये सब जो मैंने हाईलाइट करे हैं, राइट. अब पढ़ते हैं. हाँ, मोर ओवर लेबर लॉज वर पास्ड अंडर नेशनलिस्टिक प्रेशर इन 20th century, बट द ओवरऑल वर्किंग कंडीशन रिमेन डेस्पोरेबल एज एवर. ठीक है ना. अब पढ़ते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्रीडम ऑन प्रेस. फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करी गई, रिस्ट्रिक्शन की. ऑफ कोर्स इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रेस के ऊपर. यूपीएससी, स्टेट पीएससी, झारखंड पीएससी, जहाँ नहीं हम कवर कर पाए वहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ आपको. बेसिकली इस चैप्टर से लगभग सारा ही कुछ कवर कर चुके हैं. ठीक है ना. The nationalists had been quick to use new advancements in the press technology to educate public opinion and influence government policies through criticism and censure, and later to arouse national consciousness.
In 1835, Metcalfe had lifted restriction. देखिए Metcalfe had lifted restriction imposed on the Indian press in 1835. ये यूपीएससी क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखिए बट लिटन फियरिंग एंड सॉरी ये यूपीपीसी का क्वेश्चन था, Metcalfe had lifted restriction imposed on the Indian press. अब देखिए लिटन fearing an increased influence of nationalist press on public opinion imposed restrictions on Indian language press through the infamous Vernacular Press Act 1878. ये है यूपीएससी क्वेश्चन, ये लिटन वाला, ठीक है ना। दिस एक्ट हैड टू बी रिप्लेस्ड रिपील्ड अंडर पब्लिक प्रोटेस्ट इन 1882. रिपील्ड कब आया, रिपील्ड कब हुआ 1882 में, 78 में लगाया, 82 में रिपील करना पड़ा किसको, लिटन को. आफ्टर दैट द प्रेस एंजॉयड रिलेटिवली फ्रीडम फॉर अबाउट 2 decades बट वॉज अंडर रिप्रेशन अगेन in the wake of Swadeshi and anti-partition movement as restrictions were imposed in 1908 and 1910 में भी एक बार लगाए. Also refer chapter development of press in India, वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है, हटाइए. White racism. The notion of white superiority was maintained very carefully by the colonial rulers by systematically excluding the Indians from higher grades of services both in civil and military, from railways compartments, parks, hotels, clubs, etc., and by public display of racial arrogance through beating, blows, and even murder, reported as accidents. And as Elgin once wrote, we could only govern by maintaining the fact that we were the dominant race. Though Indians in service should be encouraged, there is a point at which we must reserve the control to ourselves if we are to remain at all. ठीक है ना, वाइट सुपीरियोरिटी बेसिकली, ठीक है. वाइट मैंस बर्डन भी समझते थे ये लोग. रेवेन्यू पॉलिसीज. Agriculture was always been the main occupation of the people of rural India. When the British obtained the Diwani rights of Bengal in 1765, ये सब हम पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी देख चुके हैं. The agrarian economy was the mainstay of other sectors of the economy as well. The policy of British changed the agrarian structure as they introduced new system of land tenures and policy of revenue administration. The main aim was to extract maximum income from land with little care about the interest of the cultivators. ये तो बहुत ही सिंपल है. Hastings system क्या था? The rapacity and corruption of the employees of the company were partly responsible for one of the worst famine in Bengal in 1769 to 1770. When Warren Hastings became the Governor General, he adopted Izardari system, ये भी हम पढ़ चुके हैं, also called the farming system, है ना, Izardari farming system, to bring some order to the revenue collection. The power to collect land revenue was given to contractors. देखिए, power to collect land revenue was given to the contractors called farmers, chosen to the basis of the highest bid, that is those who offered to pay a large amount from a particular district or subdivision. The land, in other words, was farmed out to the highest bidder. The power of revenue collection was for 5 years at a time. ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन कब, एक बार में 5 साल तक के लिए देते थे. क्विनक्विनेलियल सिस्टम मतलब 5 साल के लिए क्विनक्विनेलियल सिस्टम. द कलेक्शन वाज मेड एनुअल इन 1777. ठीक है, 5 साल के देते पहले, फिर उसको एनुअल कर दिया 1777 में. सिस्टम रिजल्टेड इन एक्सटॉर्शन एंड ऑपरेशन इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज एज द कॉन्ट्रैक्टर्स वर मियरली रेवेन्यू फार्मर्स इंटरेस्टेड इन देयर प्रॉफिट एंड डिड नॉट केयर अबाउट द पीजेंट्स वेलफेयर, एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ promised by the contractors far exceeded the production capacity of the land. The policy was based on the assumption that the traditional zamindars were mere tax gatherers with no proprietary rights, so the zamindars were even discouraged from bidding. As a result, many hereditary zamindars were ousted. Also, corruption reduced the amount of revenue actually going to the government. The country was improvised and agriculture diminished, so impoverished, and as agriculture diminished, so did many items that British traded in. Silk, cotton, for example. The surplus the British expected from the land revenue did not materialize. ठीक है, अब पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट. ठीक है ना, अब परमानेंट सेटलमेंट के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, परमानेंट सेटल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जा चुके हैं स्टेट पीएससी, यूपीएससी, सब जगह. ठीक है ना, तो इसको ऑफकोर्स 3 स्टार कर दीजिए. थोड़ा बहुत तो हम पहले इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं. ठीक है ना, उसके हिसाब से अब अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है ना, अलग अलग आएंगे. तो 1776 पढ़ते हैं. तो 1776 itself Philip's franchise, a member of Philip Francis. In 1776 itself, Philip Francis, a member of Hastings Council, recommended a permanent settlement in the land revenue. ठीक है ना, Philip Francis permanent settlement. ठीक है ना. In the end, Lord Cornwallis was sent as Governor General with instructions that the land revenue settlement with the Zamindar be made permanent. Lord Cornwallis set up a committee consisting of himself, John Shore, and James Grant to examine the issue. Cornwallis himself, a member of the landed aristocracy in Britain, favored giving the right of ownership to the Zamindar.
who he hoped would improve the land as English landlords did. Also, the number of cultivators being too large, it was seen to be simpler to collect the revenue from the smaller number of zamindars. So every piece of land in the area where the permanent settlement was promulgated became a part of some zamindar or others. The permanent settlement और जमींदारी सिस्टम, देखिए इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते थे, कवर्ड अराउंड 19% ऑफ द टेरिटरी अंडर ब्रिटिश, 19% ऑफ द टेरिटरी अंडर ब्रिटिश रूल, इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल एंड बिहार. इट वाज एक्सटेंडेड टू उड़ीसा, बनारस एंड नॉर्दर्न मद्रास. ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस मतलब कि वो अब तो यूनाइटेड प्रोविंस बाद में बना, वाराणसी वाला, और नॉर्दर्न मद्रास. फीचर्स क्या क्या थे ये पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है. जमींदार्स वर गिवन द प्रॉपर्टी राइट्स over their land. 1790, a 10-year settlement of tax. 10-year settlement of tax to be paid was made with the zamindars, and in 1793 the settlement was made permanent. ठीक है, 1793 में बनाया था permanent. A fixed tax, समझ रहे हैं ना, 1790 में 10 ईयर सेटलमेंट ऑफ टैक्स टू बी पेड वाज टू बी मेड विद द जमींदार के साथ एक 10 ईयर सेटलमेंट पैक्ट कर लिया, लेकिन फिर 1973 में उसको परमानेंट कर दिया. बेसिकली ये बोला जा रहा है. ठीक है, ये सब पूछ लिया है ऑफकोर्स स्टेट पीएससी ने, उसके प्रोविजंस, फीचर्स, आगे चल के जितना भी ये पूरा पार्ट उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको बता दिया था. अ फिक्स्ड टैक्स ऑन द लैंड हैड टू बी पेड बाय द जमींदार. फिक्स्ड टैक्स, ठीक है, बाय द जमींदार. लैंड टू बी पेड बाय जमींदार एंड द रेवेन्यू वाज टू बी कलेक्टेड बाय हिम फ्रॉम द कल्टिवेटर्स हु हैड नाउ बिकेम टेनेंट्स. द रैयत्स और रियायत्स है ना, रैयत और रियायत. ठीक है, द जमींदार वॉज अलाउड टू कीप 1/10, देखो जमींदार अलाउड टू कीप 1/10 to 1/11 ऑफ द रेवेन्यू एंड गिव रेस्ट टू द कंपनी ऑफ द कंपनी गवर्नमेंट. द जमींदार एज द ओनर ऑफ द 1/10 ऑफ 1/11, याद रखेंगे आप अच्छे से. ठीक है ना, द जमींदार एज द ओनर ऑफ द लैंड कुड सेल, मॉर्गेज और ट्रांसफर इट. हिज हायर्स could inherit the land along with, हेरिडेटरी कर दिया है इसको. जमींदार ओनर ऑफ द लैंड कुड सेल, mortgage or transfer it. His heirs could inherit the land along with the rights and liabilities. Hereditary कर दिया गया है. ठीक है ना, ये सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम. But under the sunset clause introduced in 1794, if the tax due was not paid by the sunset of the certain date, the zamindari would be taken over by the government and auctioned, and the rights would be transferred to the new owner. Regulation made in 1793, 1799 and 1812 empowered the zamindar to seize tenants' property if the rent had not been paid, and for this he did not need the permission of any court of law. ठीक है ना, तो इसमें क्या कर सकते थे कि भाई अपना प्रॉपर्टी का पूरा रेंट वेंट नहीं मिला तो आप कॉन्फिस्टिकेट कर सकते थे प्रॉपर्टी टेनेंट की. ठीक है ना, सीज कर सकते थे. शॉर्ट कमिंग्स क्या थी? द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट हाई, देखो फिक्स्ड एट हाई रेट्स, leaving many of the zamindars with very little or no margin of shortfall in times of flood, droughts and other calamity. This resulted in the takeover and sale of many zamindaris in the years following the permanent settlement. Absentee landlordism grew as merchants and government officials beside others zamindars bought these lands. ठीक है, द हाई रेट फोर्स मैनी जमींदार्स टू डिवाइड अप द एस्टेट इनटू स्मॉल लॉट्स ऑफ द लैंड्स कॉल्ड पटनी तालुक एंड रेंट देम आउट परमानेंटली टू होल्डर्स, यानी पटनीदार्स, है ना, on the promise that they would pay a fixed rent. Thus began the process of sub-infeudation. ठीक है ना, फ्यूडल्स मतलब छोटे छोटे होते थे, सब इन्फ्यूडिएशन मतलब उसके और नीचे और कम और छोटा छोटा बांट दिया. ठीक है, अंडर द सेटलमेंट जमींदार्स वर रिक्वायर्ड टू इशू रिटर्न एग्रीमेंट या फिर पट्टा टू ईच कल्टिवेटर्स स्पेसिफिकली व्हाट टेनेंट्स वाज टू पे. However, no such agreement were made. The result was that the peasants were at the mercy of the zamindar to be exploited and harassed for more rents, driving the cultivators into the clutch of the moneylenders. The peasantry was reduced to serfdom. The zamindars did nothing to improve the land or the agricultural system, concentrating only on the extraction of the rents. From the government's point of view, there was no way of increasing the tax, so the revenue could not increase to meet the growing expense of the company, which was trying to expand its base through wars. Right? अब पढ़ते हैं सिस्टम में के पार्ट्स में, सिस्टम के अलग अलग कौन से टाइप्स के, बेसिकली टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ते हैं. रईतवारी सिस्टम था, यूपीएससी का 2017 का क्वेश्चन पूछ चुके हैं इस पे, तो पढ़ना शुरू करते हैं. आपको स्टेट पीएससी में भी मल्टीपल टाइम इसको पूछा जा चुका है. ठीक है ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इसको 3 स्टार मार्क कर दिया है. रईतवारी सिस्टम, थॉमस मुनरो एंड कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, who were sent in 1792 to administer the recently acquired Baramahal region of Madras Presidency, devised a system of collecting directly from the villages, fixing the amount that each village had to pay. When Munro became the governor of the Madras Presidency in 1820, he introduced a system which came to be known as the रैयतवारी system. किसने? मुनरो ने 1820 में
राइट 1820 में मुनरो ने किया था, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द अडॉप्शन ऑफ द सिस्टम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, मुनरो ने 1820 में रैयतवारी सिस्टम, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द अडॉप्शन ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू वॉज दैट इट ब्रॉट इट लार्जर रेवेन्यू देन एनी अदर सिस्टम कुड हैव डन, as no intermediaries were involved and whatever was extracted from the cultivators went directly to the government, ठीक है। इसके स्पेशल बात क्या थी, नो इंटरमीडियरीज वर इन्वॉल्व, वॉट एवर एक्सट्रैक्टेड वेंट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है ना। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट लार्जर रेवेन्यू यही देता था ये वाला सिस्टम, ठीक है। Monroe reduced the tax to 1/3. He reduced the tax to 1/3 of the gross produced and extended the railway system to other areas in the presidency, excepting those already under permanent settlement. Unfortunately, this 1/3 of the gross produce was nearly equal to the economic rental, and the state wanted its money regardless of the actual yield of the holding and the prices prevailing in the market. This continued for nearly 30 years, with the peasants getting deeply mired in poverty. As the system was extended to many districts that had not been surveyed, there was no clear picture of how much land a peasant cultivated or how much it would produce. The tax was fixed arbitrarily, often on the basis of what the Rayat had paid in earlier years. This was known as a पटकट असेसमेंट। देखिए पटकट असेसमेंट की बात करी गई है, ठीक है ना। कैसे है पटकट, देखिए द टैक्स वॉज फिक्स्ड आर्बिट्रेरी, मतलब कैसे भी करके, मतलब कुछ भी टैक्स, कुछ का फॉर्मूला नहीं है उसको करने का, बस कुछ भी टैक्स उन्होंने फिक्स कर दिया है, इसी को पटकट सिस्टम बोलते थे, ठीक है, पटकट असेसमेंट बोलते थे। द टैक्स वॉज सो हाई दैट वेरी ऑफन इट वॉज बियॉन्ड द रैयत कैपेसिटी टू पे, बट द रैयत वॉज coerced and even tortured to extract revenue. Many रैयत were forced into the clutch of moneylenders, ठीक है। In 1855, Madras Torture Commission report revealed the practice of coercion, bribery, and corruption by the subordinate officials of the collectorate. It was from 1855 that a scientific survey of land and a fresh assessment of revenue was undertaken, resulting in decline in the actual burden of tax. Now it was decided that the revenue rate would be half of net value. अब क्या था, half of net value of the produce of the land, and the settlement would have to be maintained 30 years. ठीक है, would be made for 30 years, sorry, and the settlement would be made for 30 years, मतलब 30 years तक का फिक्स कर दिया है अभी इन्होंने, राइट। The reformed system of settlement was introduced in 1864, which led to agricultural prosperity and extension of agriculture in coming years, although interrupted by two famines in 1865. देखिए फेमाइंस आई हैं 1865 से 66 में, और 1876 से 78 तक फेमाइन का ईयर रहा, राइट। ये सारा पूरा सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी स्टेट पीएससी में मल्टीपल टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इससे पूरे सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है ना, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी beginning in Gujarat, the British began collecting directly from the peasants in 1813 and 14. After 1818, when the British conquered the Peshwa's territory, the Rayatwari system on the Madras pattern was also introduced there. Under the supervision of Appleton, a disciple of Monroe and governor of Bombay from 1819 to 1827, on the basis of survey carried out in 1824 and 28. The state demand was fixed at 55% of the net produce. However, most of the survey were faulty, and the estimate of produce enormous, leading to overassessment. The harassment of the peasantry reached such level that the cultivators deserted their fields, and large tracts of land remained fallow, खाली रहते थे। Around 1836, Wingate and Goldsmith improved the system. This modified assessment covered most of the Deccan by 1865. Each field was to be assessed on the basis of its soil and location. The land revenue was somewhat reduced, and land that had become devalued acquired some seeable value. The system was extended to Berar, East Bengal, parts of Assam, and Kurg. It may be noted that the system was devised at a time when utilitarian idea had begun to influence policy planning in India, among which was David Ricardo's theory of rent. ठीक है ना, यहाँ पे थ्योरी की बात करी गई है बेसिकली, और ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए फीचर्स देख लेते हैं डेविड रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट के, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, फीचर्स ऑफ डेविड रिकार्डो थ्योरी ऑफ रेंट, राइट। सो अभी तक हम रैयत वाली सिस्टम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा वो लास्ट होगा इस वाले चैप्टर का। सो ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।